दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, वही जाना पहचाना चेहरा जिसे देखने के लिए मैं तरस रहा था। मैं मुस्कुराया। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी भारी थी। मैं वापस आ गया हूं। कोई और नहीं समझ सकता था कि उन शब्दों का असल मतलब क्या था। सिर्फ सेरेना समझती थी। पल भर में ही उसके होंठ कांपने लगे और उसी क्षण उसकी आंखों की गहराइयों से आंसू बह निकले। जो खो गया था उसे वापस पाने की खुशी अब छिप नहीं सकती थी। सबके सामने उसने खुद को मेरी बाहों में डाल दिया। जेम्स, तुम बड़े बुद्धू हो। उसकी आवाज बहुत कोमल और बेबस थी, जो पूरी तरह से दयनीय लग रही थी। मैं बस उसे कसकर पकड़ सकता था। उसकी गर्माहट मुझमें समाई हुई थी और मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपा रहा था। वो एक छोटा सा वाक्य, जेम्स तुम बड़े बुद्धू हो, 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा कह गया था। ठीक है, अब और मत रो। मैं वापस आ गया हूं। मैं फिर कभी गायब नहीं होऊंगा। हे, यहां क्या हो रहा है? मरीज अभी अभी जागा है। हमें अभी कुछ जांच करनी है। कृपया रास्ता दें। दुर्भाग्य से हमारा वो भावुक पल ज्यादा देर नहीं चला। डॉक्टर, जो खबर मिलते ही भागकर आए थे, उन्होंने हम दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद बिना किसी बकवास के तेजी से मेडिकल प्रक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। परीक्षणों के पूरे सेट के बाद परिणामों में खून की कमी के कारण कुपोषण के अलावा और कुछ भी गलत नहीं निकला। इसके अलावा और कोई असामान्य लक्षण नहीं थे। मैं बिना किसी स्पष्ट कारण के कोमा में चला गया था और उतनी ही रहस्यमय तरीके से जाग गया था जिससे डॉक्टर पूरी तरह हैरान थे। अंत में वे बस इतना ही कह सके, निगरानी के लिए 2 दिन और रुकें। हालांकि मुझे पता था कि मैं ठीक हूं और रुकने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं सबकी जिद के आगे झुक गया। अंत में मैं एक और दिन रुकने के लिए सहमत हो गया। यूनिया और मिया चेनफिंग के साथ अस्पताल से चले गए और वो जगह सिर्फ हम दोनों के लिए छोड़ दी। लेकिन जब वे बाहर जा रहे थे तो मैं कमरे के अंदर से सुन सकता था। चेनफिंग गलियारे में उन दोनों को बड़ी बड़ी बातें बता रहा था कि कैसे उसने निजी तौर पर मुझे कोस कोस कर होश में वापस लाया है। मैं अवाक रह गया। अब तक आधी रात से काफी ऊपर हो चुका था। ऑनलाइन अभी तक किसी को नहीं पता था कि मैं जाग गया हूं। वे सब अभी भी पूरी तरह अलास्का बे में खोए हुए थे। उस गाने से खुद को दूर करने में असमर्थ बिना किसी सवाल के सेरेना जीत हासिल करने वाली पहली चैलेंजर बन गई थी और पोएटिक एंटरटेनमेंट ने स्टेज पर अपनी जगह सफलतापूर्वक बना ली थी। लेकिन कुछ ही देर में तियान एंटरटेनमेंट ने जवाबी हमला किया। उनके ऑफिशियल वेबो अकाउंट ने एक इमेज के साथ स्टेटस अपडेट पोस्ट किया जिसका कैप्शन था, सब कुछ जो हमारा है हम वो सब वापस ले लेंगे। उस इमेज में रैप के सबसे मशहूर नामों में से एक, रैप पावर हाउस विल दुनिया भर में जाने जाने वाले एक जेस्चर को दिखा रहा था, जिसका कैप्शन था, शायद मैं तुमसे बेहतर गाना न गा पाऊं, लेकिन जब बात रैप की आती है तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते। पुराने दिनों में विल लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट नाम के एक ट्रैक के साथ वायरल हुआ था, जिसने इंटरनेट के हर कोने में धूम मचा दी थी और उसने चाइना के न्यू रैप की ग्रैंड चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन नेटिजन्स इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो पोस्ट लाइव हुई, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। क्या तुम सीरियस हो? कब से सबको लगने लगा है कि वे इस तरह का स्टंट कर सकते हैं? क्या अब सिर्फ ऊंची आवाज होने के बारे में है? ऊपर वाले को साफ तौर पर अंदाजा भी नहीं है कि रैप आखिर है क्या। रैप की बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। मुझे निजी तौर पर विल पसंद है। कुछ लोगों को बस समझ नहीं आता। अगर आपको नहीं पता तो बात मत कीजिए। आप नफरत फैलाने वाले लोग। क्या आपने कभी गंभीरता से लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट सुना भी है? अगर आप इतने ही महान हैं तो जाकर अपना गाना खुद लिखिए। खुद एक लिखकर दिखाइए। भी सीरियसली लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट को सुना भी है? अगर तुम इतने ही ग्रेट हो तो जाओ और अपना खुद का गाना लिखो। खुद एक लिखकर देखो। लेकिन एक बात अनडिनाइबल थी। विल के रिंग में कदम रखने के साथ ही प्रेशर अब पूरी तरह से पोएटिक एंटरटेनमेंट पर शिफ्ट हो गया था। जैसे जैसे निसोनेंस डिबेट करते रहे, बातचीत हर डायरेक्शन में भटकने लगी। लेकिन फिर भी हर कोई जेन्युइनली एक्साइटेड था। आखिर रैप उस तरह का म्यूजिक जो आपका खून खौला देता है, उसे हमेशा से मासेस ने बहुत प्यार दिया है। बस बात ये थी कि जब भी कोई मेरे अभी तक अनकॉन्शियस होने के बारे में सोचता तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती। उन सबको लग रहा था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट इस बार रियल ट्रबल में हो सकता है। जब अपोनेंट उन पर रैप के साथ हमला करे तो आप लव बैल्ट के साथ पलटवार नहीं कर सकते थे। वे एक ही कैटेगरी में भी नहीं थे। तुलना करने का कोई रियल बेसिस नहीं था। रैप भीड़ को हाइप करने में कहीं ज्यादा बेहतर था, चाहे परफॉर्म कितना भी अच्छा किया गया हो। अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट अपने खुद के रैप के साथ स्टेज नहीं संभाल पाता तो वे शुरुआत से ही डिसएडवांटेज पर थे। और जब ऐसा होता तो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और रूमर्स रिलेंटलेस होते। जहां तक इंटरनेट पर उठते इस तूफान की बात है, मैं जो अभी अभी उस हॉस्पिटल में जागा था, मुझे इस बारे में एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था। हम में से कोई भी नहीं सोया। इसके बजाय हम कमरे की उस शांति में लेटे रहे और एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया।
इस एक्सीडेंट ने अनडिनाइबली हमारे दिलों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया था। अंधेरे में सेरीना की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसे अपनी कोमल गर्माहट फिर से मिल गई थी, हालांकि अब उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग भी जुड़ा हुआ था। उसके शब्दों के जरिए मैं उसमें आए बदलाव को महसूस कर पा रहा था। वहां उस पिच ब्लैक हॉस्पिटल रूम में मेरी स्माइल रेडिएंट थी। हमने सुबह के शुरुआती घंटों तक बातें की और उसके बाद ही मैं अपने हॉस्पिटल बेड पर और सेरीना मेरे बगल वाले कॉट पर शांति से सो गए। भले ही सेरीना इतनी देर से सोने गई थी, जैसे ही आसमान हल्का सा उजाला हुआ वो अपनी आदत के कारण जाग गई। इस पूरे मुश्किल वक्त के दौरान उसके साथ ऐसा ही रहा था, इसलिए जैसा कि वो हमेशा सबसे पहले करती थी, वो मेरे बेड साइड पर आई। मैं वहां शांति से सांस ले रहा था, उतनी ही खामोशी से सो रहा था जैसा कि मैं उन पिछले दिनों में सोया था। सेरीना को अचानक घबराहट महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। जल्दी है, ये बंद करो, मैंने कहा। एक बड़े हाथ ने उसके छोटे हाथ को थाम लिया। उसकी गर्माहट ने उसे फिर से रिलैक्स कर दिया। मैंने अपनी डार्क आंखें खोलीं। हनी, मैं घर जाना चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर, मैं ठीक हूं। मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। मैं लिली को मिस कर रहा हूं। मैंने सेरीना को बीच में ही टोक दिया। मैं डेस्परेटली उसी वक्त घर जाना चाहता था। उस छोटी बच्ची ने मुझे इतने समय से नहीं देखा था। वो पक्का हार्ट ब्रोकन होगी। ये सुनकर सेरीना एक पल के लिए शांत हो गई और उसकी जिद थोड़ी कम हुई, लेकिन वो फिर भी इस बात पर अड़ी रही कि एग्री करने से पहले डॉक्टर आकर मेरी कंडीशन कंफर्म करे। डॉक्टर, अभी भी उबासी लेते हुए डॉक्टर को जल्दी से समन किया गया। चेक्स के एक और राउंड के बाद रिजल्ट्स पहले जैसे ही थे। बस थोड़ा सा माइल्ड मॉलन्यूट्रिशन, घर पर थोड़े आराम और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ मैं किसी भी और की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। उस वर्डिक्ट ने आखिरकार सेरीना को अपनी आखिरी चिंता छोड़ देने की परमिशन दे दी और मुझे मेरी विश मिल गई। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सुबह की हल्की चमक में बाहर निकलते हुए मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, एक ऐसा दरवाज़ा जिसे मैंने न जाने कितने समय से नहीं खोला था। मैंने अपने सामने के सभी फैमिलियर नज़ारों को देखा और मेरे सीने में एक शांत गर्माहट फैल गई। उनके यहाँ होने से ये सच में घर था। मैं सावधानी से दबे पांव बेडरूम में गया। नन्ही लिली कंबलों में सिमटी हुई थी और उसका गोल सा छोटा चेहरा बाहर झांक रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो क्या सपना देख रही थी, लेकिन उसका छोटा सा मुंह चिढ़ा हुआ सा था और इसने मेरे दिल को छू लिया। मैं बेडसाइड के पास आया, नीचे झुका और धीरे से उसके गाल से अपना गाल सटाया। फिर मैंने उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक फर्म किस किया। तब जाकर मेरे सीने का दर्द थोड़ा कम हुआ। गहरी नींद में सोई हुई नन्ही लिली मेरी मूवमेंट से जाग गई। उसने अपनी बड़ी धुंधली आंखें खोलीं और मुझे ब्लैंकली घूरने लगी, बिल्कुल वहीं, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। अगले ही सेकंड उसने पहचान लिया कि उसके सामने कौन था। छोटी बच्ची की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कोई आवाज नहीं की, कोई नखरा नहीं किया, बस खामोशी से रोते हुए सीधे मुझे देखती रही। एक पल में मेरे दिल में कड़वे मीठे दर्द की एक लहर उठी जो मुझ पर बार बार हावी हो रही थी। लिली, ये डैडी हैं। डैडी वापस आ गए हैं। अपने खुद के आंसुओं को रोकते हुए मैं आगे झुका और नन्ही लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, मेरे अपने आंसू गिर पड़े। मेरे पीछे दरवाजे पर खड़ी सेरीना पहले ही पूरी तरह टूट चुकी थी। नन्ही लिली ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा। उसने बस अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस लीं और छोड़ने से मना कर दिया। लिली, डैडी को देखो। डैडी यहीं हैं। मैंने उस छोटी बच्ची को अपने पास रखा, उसे तब तक ऊपर उठाया जब तक हम आमने सामने नहीं हो गए। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए मेरी आवाज गर्म और कोमल थी। मैं उसके छोटे से दिल के हर डर को दूर करना चाहता था। डैडी, सॉरी। लिली और मम्मी दोनों बहुत अच्छे थे। प्लीज हमें फिर से छोड़कर मत जाना, ठीक है? छोटी बच्ची आखिरकार अपने रोने के बीच बोली। वे शब्द उसकी कोमल बचकानी आवाज में निकले और इसने मेरे सीने में एक तेज दर्द पैदा कर दिया। मैं बस अपनी सबसे कोमल आवाज में उससे बात कर सका, उससे एक वादा करते हुए। ये डैडी की गलती थी। डैडी वादा करते हैं कि वो फिर कभी गायब नहीं होंगे जब तक तुम डैडी की बाहों में हो। लिली, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम जितना चाहो उतना जोर से रो सकती हो। तुम्हें जो करना है करो। डैडी तुमसे कभी नहीं थकेंगे। छोटी बच्ची का नन्हा हाथ अभी भी मेरी शर्ट को कसकर पकड़े हुए था। मेरी कोमल आवाज सुनकर उसने अपने छोटे से चेहरे से आंसू पोंछे और मेरी ओर देखा। सीरियस आंखों से मेरे चेहरे के भावों को देखा। अगले ही सेकंड रोना फूट पड़ा। वो अब इसे और नहीं रोक सकी। दोनों छोटी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कस लीं और वो अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चिल्लाकर रोने लगी। ये उसका अब तक का सबसे ज्यादा रोना था और वो सबसे फ्रीली रो रही थी, जैसे उसने खुद को पहले कभी नहीं छोड़ा हो। मेरा दिल और भी ज्यादा दुख रहा था और फिर भी उसी समय ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबे समय से थामी हुई सांस आखिरकार रिलीज हो गई हो। एक बोझ जिसे मैं जानता भी नहीं था कि मैं उठा रहा हूं वो हट गया। हर तरह की फीलिंग्स आपस में उलझ गई थीं जिन्हें शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल था।
मुझे उसके रोने और शोर मचाने से डर नहीं लग रहा था। मुझे जिस चीज ने डराया था वो उसका वो शांत और केयरफुल तरीका था जिससे वो पहले रो रही थी, इतनी स्टिल, इतनी कंटेंट। क्योंकि कभी कभी आंसुओं और सिसकियों के जरिए सब कुछ बाहर निकाल देना ही अंदर जमी हुई चीजों को रिलीज करने का एकमात्र तरीका होता है। अगर वो एबिलिटी भी खो जाए तो वे सभी फीलिंग्स बस दिल पर दबाव डालती रहती हैं और अंत में वे एक इंसान को तोड़ देती हैं। मैंने अपनी बेटी के चारों ओर अपनी बाहें और कस लीं, उसे धीरे से कोमलता से थपथपाते हुए अपनी बाहों में नन्ही लिली को बहलाया। धीरे धीरे मेरी फुसफुसाहट और दिलासा देने वाले शब्दों के बीच उसका रोना शांत होने लगा। फिर भी उसका छोटा सा चेहरा मेरे सीने में दबा रहा। वो खुद को मुझ में जितना हो सके उतनी जोर से सटा रही थी। पहली बार नन्ही लिली को समझ आया कि डैडी की बाहों में अपना दिल खोलकर रोना एक ऐसी चीज थी जिसने उसे सच में सेफ महसूस कराया। ये एक तरह की सिक्योरिटी थी जिसे मम्मी उसे कभी पूरी तरह से नहीं दे पाई थी। कुछ ही देर में छोटी बच्ची रोते रोते थक गई और मेरी बाहों में ही सो गई। वैसे भी उसने मेरी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और मुझे नहीं छोड़ा। नींद में भी वो हर थोड़े समय में हिचकी ले रही थी। मैंने उसे नीचे नहीं रखा, मैं उसे पकड़े रहा। मेरा छोटा खजाना मुझसे सटकर गर्म महसूस हो रहा था। मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए सेरीना ने लिली के लिए एक सिक डे की कॉल कर दी। आज इस हालत में कोई रास्ता नहीं था कि छोटी बच्ची एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ छोड़ना चाहे। छोटा सा घर फिर से गर्म और खुशहाल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हुआ करता था। सेरीना किचन में खाना बना रही थी जबकि मैंने धीरे से नन्ही लिली का चेहरा गर्म तौलिए से पोंछा, वो चेहरा जो इतना रोने की वजह से सूजा हुआ और लाल था। जब तक लिली दोबारा जागी, ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी था। भले ही वो खाना डैडी ने नहीं बनाया था, लेकिन छोटी बच्ची की भूख आज हैरानी की हद तक ज्यादा थी। उसने हमेशा से कहीं ज्यादा खाया, जिससे सेरीना का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्योंकि जो कोई भी इस छोटी लड़की को जानता था उसे पता था कि उसे मैंने बहुत बिगाड़ दिया है। वो नॉर्मली बिना सोचे समझे सेरीना के हाथ के खाने को नापसंद कर देती थी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नन्ही लिली को हवा में ऊपर उठाया और सेरीना के साथ बाहर निकल गया। मुझे कंपनी में रुकना था, मैं इतने लंबे समय से बाहर था। अब जब मैं वापस आ गया था तो मुझे अपनी शक्ल दिखानी थी और लोगों को ये बताना था कि मैं ठीक हूं ताकि सबकी घबराहट दूर हो सके। सेरीना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कंपनी में क्या चल रहा है। मैं जेन्युइनली रिलीव्ड था। पूरे समय जब मैं अनकॉन्शियस था, एक भी इंसान ने जॉब नहीं छोड़ी थी। हर कोई अपनी पोस्ट पर डटा रहा और उन सब ने बिना किसी सवाल के सेरीना की लीड को फॉलो किया। खासकर फन शाओ शाओ और यूहान, वे अभी अभी कंपनी में शामिल हुए थे और फिर भी वे टिके रहे। बात यह थी कि मैंने उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे वे दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों की तरह नहीं थे। उन्होंने किसी की फ्रीडम को लॉक नहीं किया था। इसके उलट मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से फ्लेक्सिबल थे। जब चाहो दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हो। हम तीनों ड्राइव करके कंपनी की तरफ निकल गए। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, ली वेंजिंग अपने पैरों पर खड़ी हो गई और राहत भरी मुस्कान के साथ पुकारा, मिस्टर जेम्स, आप आखिरकार वापस आ गए। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। ये लड़की मुझे देखकर जरा भी हैरान नहीं लग रही थी, जैसे उसे पहले ही पता चल गया हो कि मैं जाग गया हूं। वापस आकर अच्छा लगा। तुम सबने पिछले कुछ समय में बहुत हार्डवर्क किया है। बिल्कुल नहीं, हर कोई बस आपके लिए बहुत परेशान था। ली वेंजिंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी मुस्कान और भी ब्राइट हो गई। मैंने उसे छोटा सा थैंक्स कहा और सेरीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ गया। नन्ही लिली मेरी बाहों में थी। लिली, जो अभी भी मुझसे चिपकी हुई थी, अपनी बड़ी आंखें खोलकर क्यूरियोसिटी के साथ अपने आसपास की हर चीज को देख रही थी। उस नन्ही जान को एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि ये पूरी कंपनी उसी के नाम पर रखी गई थी। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। जब मैंने टीवी पर उसे इतनी बुरी तरह रोते हुए देखा तो मैंने दोबारा सोचा भी नहीं। मैं सीधे आगे बढ़ा और जेम्स के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने उसे मारा और खूब गालियां दी। और पता है क्या हुआ? मैंने बस एक इंसल्ट दी और जेम्स की उंगलियां अचानक हिलने लगीं। मैंने वो देखा। मुझे पता था कि मैं कुछ सही कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक और बार ट्राई किया और यकीनन जेम्स की उंगलियां फिर से हिलीं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपनी गालियों से उसे मौत के मुंह से वापस बुला लिया। मैं झुंझलाहट भरे चेहरे के साथ अंदर आया। मेरे बगल में सेरीना अपना मुंह ढककर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि मुझे देखकर कोई हैरान क्यों नहीं था। असली कल्प्रिट यहां था। अगले ही सेकंड मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ब्रेक रूम में काफी लोग थे। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह लीन थे। चेंड अपनी आंखें फाड़े हर एक शब्द सुन रही थी। फन शाओ शाओ और यी श्रीहन दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अपनी बातों पर यकीन न हो रहा हो। उनके कान पूरी तरह खड़े थे। एंजेला का एक्सप्रेशन केयरफुली न्यूट्रल था, फिर भी उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान छिपे नहीं छिप रही थी। सिर्फ मिस क्लेयर नॉर्मल लग रही थीं। उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर था और वो उन्हें पूरे ध्यान से पढ़ रही थीं। जैसे ही उन सबने मुझे देखा, कमरे की हर आंख फटी की फटी रह गई।
सिवाय चेनफांग के जो ठीक मेरे सामने बैठा था और अभी भी पूरी स्पीड में बोल रहा था। तुम सबको देखो, कितनी आसानी से इंप्रेस हो जाते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब मेरे ये होंठ बोलते हैं तो उनकी एक वैल्यू होती है। मैं एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूं। ओह सच में? तुम्हारे पास ये पावर कब से आ गई? मेरे बारे में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। ओह जेम्स, तुम यहां कब आए? तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आओ यहां बैठो। हाँ। चेनफांग अपनी शेखी बघारने के बीच में ही अचानक चैलेंज हो गया। सेंटेंस के बीच में ही उसने अपना सिर घुमाया और फिर डर के मारे पूरी तरह स्टिफ हो गया। एक पल बाद उसने ड्रामेटिक तरीके से गियर बदला और चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान चिपका ली। यार जेम्स, तुमने कहीं से भी अचानक प्रकट होना कब से सीख लिया? मुझे लगता है कि तुम पोएटिक एंटरटेनमेंट में सीरियसली वेस्ट हो रहे हो। क्या होगा अगर हम एक और कंपनी खोलें? तुम वहां लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो, किस्मत बता सकते हो, फेस चेंजिंग कर सकते हो, ये पूरा पैकेज। इसे अपने उन गोल्डन वर्ड्स के साथ जोड़ दो जो लोगों को जिंदा कर देते हैं, और इसकी गारंटी है कि हम खूब पैसा कमाएंगे। मैं लिली को अपनी बाहों में लिए बैठ गया। चेनफांग को एक तिरछी नजर से देखा और फ्लैटली कहा, नो थैंक्स। वो तो सच में मुझे मार ही डालेगा। जेम्स, मुझसे गलती हो गई, मैं सब वापस लेता हूं। कैसे गोल्डन वर्ड्स? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। चेनफांग ने तुरंत अपनी सफाई देना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से अपने कहे हर एक शब्द को भूलते हुए। उसे एनिमेशन छोड़ने के लिए कहना उसे मरने के लिए कहने से भी ज्यादा मुश्किल था। ये देखते हुए कि मुझे उसे अटेंशन देने में जीरो इंटरेस्ट है, उसने तुरंत अपना टारगेट नन्ही लिली की तरफ शिफ्ट कर दिया। लिली, आओ अंकल को एक हक दो। मेरे लिए थोड़ी अच्छी बातें बोल देना, ओके? याद है वो खिलौना जो अंकल ने तुम्हारे लिए खरीदा था? चेनफांग को अपनी बाहें फैलाते देख लिली ने धीरे से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, फिर अपना छोटा सा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरी गर्दन से चिपक गई। चेनफांग की तरफ देखने से भी मना कर दिया। अभी उस नन्ही जान के लिए मम्मी की बाहें भी इतनी अच्छी नहीं थीं। चेनफांग को तो भूल ही जाइए। लिली का रिएक्शन देखकर हर कोई एक साथ हंस पड़ा। चेनफांग बहुत ही ज्यादा हर्ट दिखा, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अभी दुख झेल रहा हो। अचीवमेंट अनलॉक्ड। सबके द्वारा धोखा मिला। ठीक है, बहुत मजाक हो गया। अब बिजनेस की बात करते हैं। मिस्टर जेम्स, इसे देखिए, यह टैनमे एंटरटेनमेंट का लेटेस्ट रिस्पॉन्स है। मिस क्लेयर ने हंसी के बीच बात काटते हुए मुस्कुराकर कहा, और मुझे वो टैबलेट थमा दिया जो उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैंने अब चेनफांग को और ज्यादा परेशान नहीं किया। मैंने टैबलेट ले लिया। स्क्रीन पर टैनमे एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट वीबो पोस्ट थी। सेरीना मुझे हाल के सिचुएशन के बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए मुझे जनरल आइडिया था कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सच में टैनमी की पोस्ट पढ़ी और देखा कि विल ने क्या कहा है, मेरे लिए अपना चेहरा सीधा रखना मुश्किल हो गया। मैंने मिस क्लेयर की तरफ देखा, एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। तो ये विल वही लड़का है जिसने लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट किया था? मिस क्लेयर ने सिर हिलाया। वही है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, उसका अभी भी काफी सॉलिड फैन बेस है। उस बात ने मुझे एक ही समय में हंसने और कोसने पर मजबूर कर दिया। नाम और पहचान के मामले में एक रैपर के तौर पर वो किसी मिड टियर मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के करीब भी नहीं आता था। उसके जैसे किसी इंसान को मौका मिलने की एकमात्र वजह ये थी कि रैप रेगुलर म्यूजिक से अलग लेन में काम करता था। मुझे अब भी याद था जब मैं पहली बार यहां आया था, मैंने उस गाने का मजाक भी उड़ाया था। और अब हम यहां आमने सामने खड़े थे। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां स्क्रीन पर टैप की, एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर उठाकर वहां जमा सभी लोगों की तरफ देखा। मेरी नज़र कुछ पल के लिए फन शाओ शाओ और यूहान पर ठहरी। चूंकि हम टैनमी के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी साइड अभी भी लोगों की थोड़ी कमी है। मैंने इस साल के चाइनाज अल्टीमेट वॉइस के बारे में पहले ही देख लिया है। अगर वे सिर्फ नंबर्स के साथ हम पर हमला करते हैं तो हम सच में डिसएडवांटेज पर हैं। इसलिए मैं बाहर जाकर कुछ और लोगों को लाने की कोशिश करूंगा। जहां तक रिजल्ट की बात है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमें सच में कोई नहीं मिला, मैं रुका, फिर वापस ऊपर देखा, तो फिर हमें उसी से काम चलाना होगा जो हमारे पास है। फिर मुझे डर है कि मुझे यहां मौजूद हर किसी से थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कहना पड़ेगा। इसके अलावा इस बार फन शाओ शाओ और यूहान की चिंता मत करो। यह आप दोनों के लिए आगे बढ़ने का समय है। 1 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए। मैंने ये कहा और खड़ा हो गया। फन शाओ शाओ और यीशु हाँ के साथ बाहर निकलते समय बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि फन शाओ शाओ और यूहान असल में कितने कैपेबल थे। उन सबने मान लिया था कि इस कंपटीशन के लिए मैं खुद आगे आऊंगा। आखिर अभी कंपनी में सच में लोगों की कमी थी। जब रैप की बात आती तो चेंदी और सेरेना को बस इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। मैं अकेला था जो पूरी तरह शांत था। मुझे अच्छी तरह पता था कि फन शाओ शाओ और यूहान क्या कर सकते हैं, और मेरे दिमाग में पहले से ही एक गाना था। अगर वे दोनों इस गाने को परफॉर्म करते तो ये विल के खिलाफ सीधे तौर पर एक तरफा जीत होती। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैंने असल में उनके लिए क्या लिखा है।
सबको बस इतना पता था कि जब वे दोनों वापस बाहर आए तो उन्होंने शीट म्यूजिक को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो असली सोना हो। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वे दोनों पहले ही हॉल में दौड़ रहे थे और खुद को रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर लॉक कर लिया। क्लियरली वे काम शुरू करने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। चाइनाज अल्टीमेट वॉइस हर शुक्रवार रात 8 बजे लाइव एयर होता था। ये 2 महीने में कुल 8 एपिसोड तक चलने वाला था। स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले ये सीजन का सबसे बड़ा शो था। 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था, इसलिए फन शाओशाओ और वी शुहान 1 सेकंड भी बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे ही गाना उनके हाथों में आया, उन्हें पता चल गया कि अगर वे इसे परफेक्टली परफॉर्म कर पाए तो ये वही गाना होगा जो उन्हें फेमस बना देगा, बिना किसी सवाल के। मैं उन दोनों के साथ वापस बाहर नहीं आया था। इस समय मैं अपने ऑफिस में बैठकर फोन कॉल्स कर रहा था। अगर हम टैनमी एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों से टक्कर लेना चाहते थे तो कंपनी के पास अभी भी खड़े होने के लिए पर्याप्त पिलर्स नहीं थे। हमें और लोगों की जरूरत थी और मेरे दिमाग में पहले से ही कोई था, असल में 1 से ज्यादा लोग। जब तक सबने मुझे ऑफिस से वापस बाहर आते देखा, मेरे चेहरे पर पूरी मुस्कान थी। सब तैयार हो जाओ, कल 3 हैवीवेट प्लेयर्स हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अपना बेस्ट दें और उन पर अच्छा इंप्रेशन जमाएं। सबने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो रही थी। कोई अचानक बोल पड़ा, कम ऑन मिस्टर जेम्स, हमें सस्पेंस में मत रखिए। वो कौन है? उनके मुझे मिस्टर जेम्स बुलाने की वजह ये थी कि जूनियर और मिया ने पहले इस बारे में डिस्कस किया था। जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही थी और ज्यादा एम्प्लॉइज जुड़ रहे थे, उन्हें सही एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत थी। काम पर प्रॉपर एटीट्यूड बनाए रखना था। प्राइवेट में वे मुझे जो चाहें बुला सकते थे, लेकिन ऑफिस में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सबसे पहले आने चाहिए थे। नेचुरली सेरेना और चेनफेंग इसके एक्सेप्शन थे। एक बॉस की वाइफ थी और दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर। उन दोनों को ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही हर कोई क्यूरियोसिटी से मरा जा रहा था, मैंने बस मुस्कुराकर अपने होंठ बंद रखे। अभी बताने में क्या मजा है, जब वे कल आएंगे तो आप देख लेंगे। इसे समझो, इसे एक छोटा सा सरप्राइज समझो। हर किसी के मुंह से हताशा की एक मिली जुली आवाज निकली। उनके दिल ऐसे मचल रहे थे जैसे अंदर से कोई चीज उन्हें खरोच रही हो। मैंने बस मुस्कुराकर उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं एंजेला की तरफ मुड़ा। डायरेक्टर यांग, मुझे आपसे थोड़े और काम की जरूरत है। कंपनी अब वापस ट्रैक पर आ रही है। ऑपरेशंस, स्टाफिंग, जिसकी भी हमें जरूरत हो उसे हायर करें। साथ ही ये खबर फैला दें कि आज से पोएटिक एंटरटेनमेंट ऑफिशियली नए आर्टिस्ट्स के लिए खुला है। सेरीना और मैं खुद ऑडिशंस लेंगे। जो भी पास होगा उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे ऐसा कहते सुनकर एंजेला के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जागने के बाद से मैं एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अगर पुराना मैं थोड़ा पीछे हट रहा था तो यहाँ खड़ा ये मैं अब पूरी तरह से मैदान में था। मुझसे निकलने वाली एनर्जी भी अब पहले से कहीं ज्यादा कमांडिंग हो गई थी। मैं क्लियरली पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अकेले भिड़ने के लिए तैयार था और ये मेरा अपना टैलेंट ही था जिसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया था। उस तरह का कॉन्फिडेंस जिससे ऐसा कदम पूरी तरह से मुमकिन लग रहा था। मैं कंपनी का ऑफिशियल वीबो अकाउंट भी सेटअप करूंगा। इसके अलावा हम सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। एंजेला ने सिर हिलाया और सब कुछ नोट कर लिया। मेन पॉइंट्स कवर होने के बाद हर कोई बातचीत करने के लिए थोड़ी देर और रुका। एंजेला सबसे पहले जाने वाली थीं। कंपनी के शुरुआती स्टेज में एचआर हेड के रूप में उनके पास किसी और से ज्यादा काम था। एंजेला के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद ऑनलाइन एक के बाद एक 2 खबरें आईं और इंटरनेट पर फिर से वैसा ही धमाका हुआ जैसा पिछली रात हुआ था। नेटिजन्स बेसब्री से सोच रहे थे कि क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट विल के चैलेंज के सामने टिक पाएगा। लेकिन सिर्फ एक रात के अंतराल में पूरी सिचुएशन पूरी तरह पलट गई थी। पहली खबर बिना किसी सवाल के मेरी रिकवरी की थी। मैं जाग गया था और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक पापराज़ो ने हॉस्पिटल से साथ बाहर निकलते हुए मेरी और सेरीना की फोटोज क्लिक कर ली थीं। फोटोज में हम दोनों के थोड़ा पीला दिखने के अलावा हम बाकी हर तरह से बिल्कुल ठीक लग रहे थे। जैसे ही वो खबर आई, इंटरनेट पागल हो गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में मेरा नाम फिर से ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर था। उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में जबरदस्त हलचल थी। हर कोई रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिरा जा रहा था। हो ही नहीं सकता, वह सच में जाग गया। क्या ये सच है? मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे साथ मजाक मत करो। क्या वे ये नहीं कह रहे थे कि वो गहरे कोमा में है? उन फोटोज में तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं कितना बेवकूफ हूं। लोग उसके लिए इतने परेशान थे। हम में से कुछ तो इसके लिए रोए भी थे। जाग गया और हमें बताने की जहमत तक नहीं उठाई। मगरमच्छ के आंसू, पागल कहीं का। वो जाग गया है, बस यही मायने रखता है। अब मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या विल पैनिक कर रहा है। विल, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा हूं। मेरे पास लास्ट मिनट प्रोटैगनिस्ट है।
हर एंटरटेनमेंट कंपनी जिसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे, उन्हें अपने सीने में एक कड़वाहट महसूस हुई। बहुत बढ़िया, ये बंदा वापस आता है और ट्रेंडिंग चार्ट्स जैसे सिर्फ उसी के हो जाते हैं। एक पल में फिर से वही पुराना डर, उसके द्वारा डोमिनेट किए जाने का वो पुराना डर वापस आ गया। यहां तक कि लिू गाओ ने भी जब उसने सुना कि मैं जाग गया हूं, तो वो अपनी घबराहट नहीं रोक पाया। वो तो यहां तक गया कि उसने विल से सीधे पूछ लिया कि क्या वो कॉन्फिडेंट है। विल ने कसम खाकर कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात रैप की आती है तो वो कभी किसी के सामने नहीं झुका। लेकिन लिू गाओ फिर भी अपने शक को दूर नहीं कर पाया। आखिर वे पहले रिकॉर्डिंग बैटल में हार चुके थे, और वो भी इंडस्ट्री की एक फॉर्मर क्वीन के खिलाफ। लेकिन चैलेंज तो पब्लिकली दिया जा चुका था, और लिू गाओ अब सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि मुझे रैप लिखना ना आता हो। दूसरा टॉपिक जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी थी, वो ये था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट ने ऑफिशियली नए आर्टिस्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, और वे चीजें हर किसी से अलग तरीके से कर रहे थे। जब तक आपके पास टैलेंट था, जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस था, पोएटिक एंटरटेनमेंट आप पर विचार करेगा। सरीना और मैं पर्सनली हर ऑडिशन लेंगे, ऑडिशन पास करो और ट्रीटमेंट एक्सेप्शनल होगा, जिसमें मेरे द्वारा पर्सनली लिखा गया गाना मिलने का चांस भी शामिल था। अगर मेरे जागने ने नेटिजन्स और दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शॉकवेव्स भेज दी थीं, तो ये अनाउंसमेंट इंडस्ट्री के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। ये देखना आसान था कि आगे क्या होने वाला है। अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट कामयाब हो गया, तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पूरा मॉडल ही फिर से लिख दिया जाएगा। एक नया एरा पूरी तरह से आ जाएगा। वे ऊंची दीवारें जो हमेशा से खड़ी थीं ढह जाएंगी। असली काबिलियत वाले हर इंसान को अपना मौका मिलेगा और वो तेजी से फेम हासिल करेगा। बॉटम लेवल के आर्टिस्ट के लिए, जिनके पास जेन्युइन टैलेंट है और जो नए चेहरे इसमें जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दरवाजा अभी अभी पूरी तरह खुल गया था। लेकिन जिन लोगों के पीछे कैपिटल था, उनके लिए पोएटिक एंटरटेनमेंट उनकी बॉटम लाइन को चुनौती दे रहा था। पुराना एंटरटेनमेंट मॉडल सिर्फ पैसे और कनेक्शंस पे नहीं चलता था, वो अनकहे रूल्स पर चलता था। असली टैलेंट वाले आर्टिस्ट्स जो सच में आगे बढ़ पाते थे, वे बहुत कम थे। लेकिन पोएटिक एंटरटेनमेंट के अनाउंसमेंट के साथ अचानक बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिख गया। पुराने प्लेयर्स को लगा कि उनके कोर इंटरेस्ट हिलने लगे हैं। अब से जिसके पास थोड़ा भी टैलेंट होगा, वो सीधे पोएटिक एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने जाएगा। वे किसी और के पास क्यों जाएंगे? हर एक कंपनी हिली हुई थी। उन्होंने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना और नोट्स कंपेयर करना शुरू कर दिया। अंत में सबकी निगाहें बिग 3 की तरफ मुड़ गईं। यिनहाई एंटरटेनमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया, वे कब्र की तरह खामोश थे। लेकिन टीएनमे एंटरटेनमेंट और शेंगशी एंटरटेनमेंट ने एक रेयर अलायंस बना लिया। एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने अनाउंस किया कि वे एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, ऑफेंस और डिफेंस साथ मिलकर, ताकि चाइनाज अल्टीमेट वॉइस पर मेरे अनडिफीटेड रिकॉर्ड को चकनाचूर कर सकें और पोएटिक एंटरटेनमेंट को हर फ्रंट पर बाहर कर सकें। उसी समय टीएनमे एंटरटेनमेंट और शेंगशी एंटरटेनमेंट ने इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी को एक ओपन इन्विटेशन दिया। उनसे आग्रह किया कि वे सब मिलकर पोएटिक एंटरटेनमेंट को सैंक्शन करने में शामिल हों। उस सैंक्शन का पहला स्टेप चाइनाज अल्टीमेट वॉइस पर शुरू होगा। अगर पहले वाला 3 डे सेलिब्रेशन इवेंट मेरे और टीएन एंटरटेनमेंट के बीच एक छोटी सी झड़प थी, तो इस पॉइंट से आगे ये मेरे और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच एक ऑल आउट वॉर होने वाला था। डायरेक्टर माँ, आप बहुत आगे निकल गए हैं। शेंगशी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर माँ अन्यून के होंठ एक सख्त लाइन में दब गए। उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। जहां वो खड़ी थी, उससे ज्यादा दूर नहीं, अपनी डेस्क के पीछे बैठा मलयांग फुर्सत से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी संकरी ट्रायंगुलर आंखों में एक घमंडी मुस्कान थी। माँ अन्यून, अपनी टोन का ध्यान रखो। क्या तुम अपनी कंपनी की लीडरशिप से ऐसे बात करती हो? वो बुकिंग मैं उसे पहले ही कंफर्म कर चुकी थी। उसे मुझसे छीनकर किसी और को क्यों दे दिया गया? वो मेरी थी। मैं पहली इंसान थी जिसने उसे लॉक किया था। माँ अन्यून ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसे पता भी नहीं चला और उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, और इस फैन साइनिंग इवेंट को खत्म करने के बाद उसके पास आखिरकार इतने पैसे जमा हो जाते कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की पेनल्टी कवर कर पाती। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर कंपनी ने उससे वो फैन साइनिंग इवेंट छीन लिया और किसी और को सौंप दिया। वह जवाब मांगने के लिए अपने मैनेजर के पास गई थी, लेकिन उसका मैनेजर भी दुखी और बेबस लग रहा था। अंत में उसके मैनेजर ने उसे धीरे से बताया था कि उसने एक दुश्मन बना लिया है। जिस इंसान ने उसकी सभी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी, वो वही आदमी था जो अब उसके सामने बैठा चाय पी रहा था। याओ, अन्यून के आरोपों का सामना करते हुए मलंग धीरे से हंसा। वो बिल्कुल शांत और बेफिक्र था। फिर उसने कहा, अब यूनियन, यहीं तुम गलत हो। कंपनी के अपने अरेंजमेंट्स होते हैं, तुम्हें बस उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। बेशक, अगर तुम तैयार हो तो आज रात मेरे साथ एक कॉकटेल पार्टी में चलो। कल तक लेटेस्ट मैं तुम्हारे लिए एक नई बुकिंग सेट कर दूंगा। क्या ख्याल है? इस बारे में सोच लो। जैसे ही वो बोला, मलंग ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया। उसकी ट्रायंगुलर आंखें और भी संकरी हो गईं और उसने अपने सामने खड़ी माँ अन्यून को सेटिस्फेक्शन से भरी मुस्कान के साथ देखा।
जब से मैं म्यूजिक सीन में आया था, शंक्षी एंटरटेनमेंट ने, जो पहले से ही म्यूजिक को प्रायोरिटी नहीं देता था, अपने आर्टिस्ट के लिए चीजें और भी मुश्किल कर दी थीं। और इस दौरान मलयांग पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। वे आर्टिस्ट्स जो अपने करियर के लिए डेस्परेट थे, उनमें से कौन चुपचाप लाइन में नहीं लग गया था? सिर्फ ये माँ अन्यून ही थी जिसने सबक सीखने से मना कर दिया था, और वो थी भी इतनी ब्यूटीफुल जिसने काफी समय से मलयांग के दिमाग को बेचैन कर रखा था। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलाने दूंगी, माँ अन्यून ने जलती हुई आंखों से मलयांग को घूरा। उसके अंदर का गुस्सा और निराशा अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। पिछली बार उसने उसे चेहरे पर तमाचा जड़ा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। अब वो इतने नीचे और घटिया हथकंडों पर उतर आया था। तो फिर मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूं, और मैं तुमसे वादा कर सकता हूं, अब से कंपनी की हर एक्टिविटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तुम चाहे चाहो या ना चाहो, तुम इसी कंपनी के अंदर सड़ती रहोगी। मलयांग जरा भी नहीं झिझका। वो जानता था कि माँ अन्यून एक ऑर्डिनरी फैमिली से आती है और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी भरने का कोई रास्ता नहीं है। वो बस एक मामूली सिंगर थी। वो भला इस बारे में कर भी क्या सकती थी? तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा फिर से धक्का देकर खोला गया। तुम्हारे जैसा एक डरपोक चूहे जैसी शक्ल वाला छोटा सा रेंगने वाला इंसान, और तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसी किसी लड़की को डिजर्व करते हो? यूनियन, मैंने तुम्हें संभाल लिया है, चलो चलें। मलंग मुंह फाड़े उस यंग लड़की को घूरता रह गया जो अभी अभी अंदर घुसी थी। उसने उसे माँ अन्यून की असिस्टेंट के रूप में पहचान लिया। उसे बस ये उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी असिस्टेंट में इतनी हिम्मत होगी। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मलंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वो सालों से इस कंपनी में अपना रुतबा दिखा रहा था और किसी ने भी कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सच में ये ऐसी चीज थी जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। छोटी आंखें, संकरा चेहरा, ट्रायंगुलर घूरती नजर। एक नजर में कोई भी बता सकता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। माँ अन्यून खुद भी थोड़ी हैरान थी। ये पहली बार था जब उसने रान रान को इस तरह देखा था। ईमानदारी से कहूं तो ये असल में काफी कूल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि तुमने तय कर लिया है कि तुम्हारा यहां काम खत्म हो गया है ना? मलंग गुस्से के मारे हंस पड़ा। एक छोटी सी असिस्टेंट इतनी वाइल्ड एक्टिंग कर रही थी। मैं बस एक छोटी असिस्टेंट हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे फायर करके दिखाओ। वैसे भी अगर ये जगह हमें नहीं रखेगी तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो रखेंगी। जेम्स रिवर्स, तुम्हें पता है न वो कौन है? हम उनके पास जाएंगे। मेरा नाम सुनते ही न केवल माँ अन्यून ठिठक गई, बल्कि मलयांग भी एकदम शांत हो गया। मलंग इसलिए रुक गया क्योंकि वो सिर्फ नाम ही नहीं जानता था। कंपनी ने मेरे ऊपर इतनी मीटिंग्स की थीं जिन्हें वो गिन भी नहीं सकता था, लेकिन एक पल बाद वो जोर से हंसा। तुम एक छोटी असिस्टेंट और एक थर्ड टियर मामूली आर्टिस्ट, और तुम्हें लगता है कि जेम्स रिवर्स तुम दोनों के लिए अपनी गर्दन फंसाएगा? सपने देखना बंद करो, अब बाहर निकलो। इससे पहले कि माँ अन्यून रिएक्ट भी कर पाती, रन रन ने उसे हाथ से पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गई। पीछे से दरवाजा जोर से पटक दिया, जिससे मलंग वहां अकेला रह गया और उसने अपनी डेस्क पर फैली चाय को देखते हुए उन्हें जाते हुए देखा। उस छोटी बच्ची को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। एक बार जब वे मलंग के ऑफिस से बाहर आ गईं तो माँ अन्यून अभी भी थोड़ी सुध-बुध खोई हुई थी। जब रान रान ने उसे खींचकर फ्रंट गेट तक पहुंचाया तब जाकर वो होश में आई। क्या तुम ठीक हो? सच तो यह है कि रान रान वहां सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रही थी। आखिर वो भी एक यंग लड़की ही थी। ऐसी सिचुएशन का सामना करना जो उसने अभी किया था, वो उसकी हिम्मत की आखिरी लिमिट थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये शांत छोटी असिस्टेंट, जो कभी खुद पर ध्यान नहीं खींचती थी, इतनी खतरनाक हो सकती है। यूं दुखी मत हो। मैं बाहर खड़ी थी और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जानवर, जो बातें वो कह रहा था, वे हद से बाहर थीं। मैं दुखी नहीं हूं, रण रण, तुम कमाल थी। माँ अन्यून ने जल्दी से रण रण का हाथ पकड़कर कहा। अभी अभी रान रान को एक्शन में देखकर वो लगभग दंग रह गई थी। काफी कूल था ना? रान रान एक दबी हुई हंसी के साथ खुद ही मुस्कुराई। वो बस एड्रेनालिन के बहाव में बोल गई थी। अब जब वो जोश कम हुआ तो उसका दिल अभी भी थोड़ा तेज धड़क रहा था। माँ अन्यून ने सहमति में सिर हिलाया, फिर उसकी एक्सप्रेशन थोड़ा गिर गया। लेकिन इसकी वजह से तुम भी अब कंपनी में नहीं रुक पाओगी। वे पक्का तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना देंगे। चिंता मत करो अन्यून। मैंने वहां जो कहा था वो सिर्फ कहने के लिए नहीं था। देखो मैंने किससे कांटेक्ट किया है। जैसे ही वो बोली, रण रण ने माँ अन्यून का फोन ठीक उसके सामने कर दिया। उसका एक्सप्रेशन ब्राइट और शरारत से भरा था। मैंने अभी देखा कि पोएटिक एंटरटेनमेंट हायरिंग कर रहा है, और इसके अलावा वे इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी से आमने सामने टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसलिए मैंने तुम्हारे फोन का इस्तेमाल करके सरीना को मैसेज कर दिया। हे, वो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी कवर करने के लिए एग्री हो गई हैं। सरीना? माँ अन्यून एक पल के लिए दंग रह गई। उसके दिमाग में एक चेहरा तैरने लगा।
वह औरत जो शांत पानी की तरह कोमल और शांत थी। उसने फ़ोन लिया और यकीनन ये उसके और सेरेना के बीच की चैट थ्रेड थी। जब से न्यू सॉन्ग शोकेस में उसने और सेरेना ने एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था, उन दोनों ने असल में ज़्यादा बात नहीं की थी, बस कभी कभी म्यूजिक को लेकर कुछ बातें हो जाती थी जब भी कुछ काम होता। लेकिन स्क्रीन पर चल रही बातचीत अब पहले से कहीं लंबी थी। ये रान थी जो उसके फ़ोन से सेरेना तक पहुंची थी, और दूसरी तरफ सेरेना ने बिना किसी झिझक के रन की रिक्वेस्ट मान ली थी। उसने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। आखिर में ये सेरेना ही थी जिससे वो मुश्किल से कुछ ही बार मिली थी, जिसने उसके लिए कदम आगे बढ़ाया था। यून पोएटिक एंटरटेनमेंट को अभी लोगों की ज़रूरत है और तुम्हें एक कंपनी की। क्या ये परफेक्ट नहीं है? और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी तुम कुछ ही समय में पोएटिक एंटरटेनमेंट के लिए वापस कमा लोगी। इसलिए अब हिचकिचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रन ने नोटिस किया कि माँ अन्यून ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचा कि शायद उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, इसलिए वो उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से बोली। माँ अन्यून ने ऊपर देखा। उसके एक्सप्रेशन में कुछ उलझन सी थी। मैं हिचकिचा नहीं रही हूँ, मैं बस इमोशनल हूँ। कोई जिसके खिलाफ मैं कभी टॉप स्पॉट के लिए कंपटीशन कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इस तरह काम आएगी। चाहे मैं उनके लिए वो पेनल्टी कभी वापस कमा पाऊँ या नहीं, उन्होंने पहले मेरी मदद की है। इसका मतलब है कि हम उनके कर्जदार हैं और मैं इसे चुकाने का इरादा रखती हूँ। हाँ, वैसे इसमें यह भी हेल्प करता है कि उसे खुद के लिए एक ग्रेट हस्बैंड मिल गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि अन्यून का फ्यूचर हस्बैंड भी किसी से कम नहीं होगा। हस्बैंड ढूंढने के बारे में किसने कुछ कहा? अन्यून, क्या तुम सच में अभी ब्लश कर रही हो? हा, बादल छट गए और हंसी लौट आई। वे दोनों फिर से चुलबुली बहस में पड़ गईं। रन ने माँ अन्यून को इतना चिढ़ाया कि उसके गाल पूरी तरह लाल हो गए, लेकिन गहराई में माँ अन्यून खुद से ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या वाकई में जेम्स रिवर्स से बेहतर कोई हस्बैंड हो सकता है? जेम्स की 3 लोगों की फैमिली लंच के लिए बैठी थी। सेरेना अभी भी मुझसे कल के प्लान्स के बारे में बात कर रही थी। मेरे लिए ये पूरी चीज़ असल में काफ़ी सिंपल थी। क्या हम कल शेंगशी एंटरटेनमेंट जा रहे हैं? सुबह लिली को किंडरगार्टन छोड़ेंगे, फिर सीधे वहीं चलेंगे। जितना जल्दी हो उतना बेहतर। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी का क्या? बस लीगल डिपार्टमेंट से किसी को इसे हैंडल करने के लिए कह दो। सेरेना को अभी भी थोड़ा इस सब को लेकर बहुत इमोशनल थी। जब माँ अन्यून ने उसे पहली बार मैसेज किया था तो वो थोड़ी हैरान रह गई थी। न्यू सॉन्ग शोकेस में माँ अन्यून की परफॉर्मेंस उसे आज भी दिन के उजाले की तरह साफ याद थी। ये सोचकर दुख होता था कि इतने बड़े टैलेंट को दबाया जा रहा है और किनारे कर दिया गया है। वो बस इतना ही कह सकी, पैसे वाले लोग बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। लंच के बाद हम सोफे पर बैठ गए। मैं नन्ही लिली को अपने सामने अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए देख रहा था और अचानक ही मैंने हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को थपथपाया। लिली, तुम्हें अपना खुद का बेडरूम पाकर कैसा लगेगा? नन्ही लिली ने अपना सिर उठाया और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैं जल्दी से आगे बोला, नन्ही लिली अब बड़ी लड़की हो गई है। डैडी सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल छोटा बेडरूम सेट करने जा रहे हैं। अपने कमरे में सोने के बारे में क्या ख्याल है? इस बार छोटी बच्ची समझ गई। उसने तुरंत अपने हाथों से खिलौना गिरा दिया, अपनी बाहें मेरी बाहों में डाल लीं और अपनी छोटी सी नाक से कोड़ ली। नहीं, लिली को डैडी और मम्मी के साथ सोना है, लेकिन लिली अब बड़ी हो रही है। तुम्हारा अपना कमरा होना चाहिए, वरना जब किंडरगार्टन के दूसरे बच्चों को पता चलेगा कि लिली अभी भी डैडी और मम्मी के साथ सोती है तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, खासकर वो फन शाशा। वो पक्का लिली को चिढ़ाएगी कि तुम एक ऐसी बेबी हो जो बड़ी नहीं हो सकती। मैंने लिली की छोटी सी नाक को सहलाया और धैर्य से उसे समझाया, यहाँ तक कि मैंने उस गोल-मटोल छोटे बच्चे का नाम भी लिया जिसे लिली सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। इसमें काफी मेहनत लगी और यकीनन जैसे ही लिली ने सुना कि उसे चिढ़ाया जा सकता है, उसकी छोटी भौहें कस गईं और उसके चेहरे पर एक उलझन सा भाव फैल गया। ये देखकर मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। वह छोटा कमरा सच में बहुत सुंदर है, लिली को वह पक्का पसंद आएगा। और डैडी और मम्मी का कमरा बिल्कुल बगल में है, बहुत पास। लिली ने अपने होंठ सिकोड़े और आखिरकार हार मान ली। ठीक है, लेकिन डैडी को अभी भी हर रात आकर मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनानी होगी। बिल्कुल, डैडी और मम्मी हमेशा अपनी छोटी बेबी को सुलाएंगे और उसे सोने में मदद करेंगे। पिंकी प्रॉमिस। लिली को राजी होते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल्दी से अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगली के साथ लॉक कर दी। सच में मेरी नन्ही बच्ची सबसे ज्यादा वेल बिहेव्ड थी। मैंने ऑनलाइन देखा था कि कैसे बहुत से बच्चों को बहुत लंबे समय तक फुसलाना पड़ता था, तब कहीं जाकर वे अकेले सोने के लिए राजी होते थे। एग्रीमेंट होने के बाद मैं किचन की तरफ मुड़ा और खुशी खुशी सेरेना को आवाज दी, जो अभी भी वहां साफ सफाई कर रही थी। हनी, आज दोपहर हमारे पास कोई काम नहीं है, चलिए अभी शिफ्ट हो जाते हैं, लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है।
नई जगह पर लगभग सब कुछ है। किचन में सेरीना शुरू से ही सुन रही थी जब मैं बाहर लिली को मना रहा था। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। जब उसने मुझे आवाज देते सुना तो उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीरे से जवाब दिया, ठीक है। हमने थोड़ी देर और घर की सफाई की। यहाँ के किसी भी फर्नीचर को ले जाने की जरूरत नहीं थी। नई जगह पर पहले से ही सब कुछ था। हमें बस अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और लिली के खिलौने लाने थे। 2 घंटे बाद पूरी फैमिली तैयार थी। हमने सारा सामान, बड़े और छोटे बैग, कार में लोड किया और निकल पड़े नए घर की ओर। कुछ ही देर में पूरी फैमिली नए नेबरहुड शिनांग हायुआन पहुंच गई। हम कार को सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में ले गए और एक स्पॉट ढूंढ लिया। मैं बैग्स उठाने के लिए सबसे पहले बाहर निकला। सेरीना ने लिली का हाथ पकड़ा और हम तीनों सीधे एलिवेटर की तरफ चल दिए। लिली यहां पहली बार आई थी। उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और चौड़े क्यूरियस वंडर के साथ अपने आसपास की हर चीज को देखा। जल्द ही एलिवेटर 18वीं मंजिल पर पहुंच गया। सेरीना सबसे पहले लिली को लेकर एलिवेटर से बाहर निकली। मैं लगेज के साथ पीछे पीछे चला। हम दरवाजे पर पहुंचे। सेरीना ने नया बदला हुआ पासकोड टाइप किया और दरवाजा खुल गया। उन्होंने एंट्रीवे में कदम रखा। उन दोनों ने घर की स्लीपर्स पहन ली। सेरीना ने नन्ही लिली के लिए घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में सुंदर छोटी पिंक स्लीपर्स पहनाई। तभी उसने उस नन्ही जान का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम में चली गई। सामने मौजूद बड़े और ब्राइट लिविंग रूम ने लिली की आंखें बिना उसे पता चले ही चौड़ी कर दीं। नए घर की हर एक चीज उसके लिए एक नई और एक्साइटिंग खोज थी। लिली, ये हमारा नया छोटा सा घर है। मैंने अपने हाथों के बैग्स नीचे रखे और सेरीना के साथ लिली का हाथ पकड़कर उसे और अंदर ले गया। वो अभी भी थोड़ी शर्मीली थी। लिली, डैडी और मम्मी तुम्हें तुम्हारा छोटा सा बेडरूम दिखाने ले जा रहे हैं। नन्ही लिली, जितनी आज्ञाकारी हो सकती थी, मेरे और सेरीना के साथ चल दी। जैसे जैसे हम और अंदर गए, एक अनजान जगह पर पहुंचने की वजह से वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन फिर मैंने धीरे से उस छोटी बच्ची के बेडरूम का दरवाजा खोला और उसकी आंखें एक पल में चमक उठीं। लिली की नजरों के सामने हल्का गुलाबी रंग का एक पूरा संसार था। पूरा फर्श फ्लफी कालीन से ढका था जिस पर तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर्स बने थे। कमरे के बीच में एक बिल्कुल नया प्रिंसेस बेड था। प्रिंसेस बेड के ठीक बगल में एक छोटा पिंक कार्टून स्टाइल सोफा था। दूसरी तरफ एक छोटा नाइट स्टैंड था जिस पर एक छोटी नाइट लाइट रखी थी। लिली ने अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत बेडरूम कभी नहीं देखा था। ये बिल्कुल परियों की कहानियों वाली छोटी राजकुमारी के कमरे जैसा लग रहा था, जिसकी कहानियां डैडी उसे हमेशा सुनाते थे। मैंने लिली को उठाया और सावधानी से उसे उसके छोटे बेड पर बिठा दिया। सॉफ्ट गद्दे उसके नीचे धीरे से धंस गए। जब हमने पहली बार ये घर चुना था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे हम दोनों को प्यार हो गया था वो यही छोटा बेडरूम था। ये साफ था कि लिली को ये सच में बहुत पसंद आया। उसकी आंखें एकदम चमक रही थीं। मैंने दुनिया भर के प्यार के साथ लिली के बाल सहलाए। क्या लिली को अपना छोटा बेडरूम पसंद आया? नन्ही लिली ने अपनी छोटी हथेलियों को नीचे रखे सॉफ्ट गद्दे पर हल्का सा दबाया और उसकी बड़ी आंखें खुशी से झुककर छोटी अर्धचंद्राकार बन गईं। डैडी, क्या ये सच में लिली का अपना बेडरूम है? मैं मुस्कुराया और उसे प्यार से कन्फर्म किया कि लिली को ये पसंद है। मुझसे वो कन्फर्मेशन मिलते ही लिली के चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान खिल उठी। वो उस सॉफ्ट छोटे बेड पर पीछे की ओर गिर गई और इधर उधर लौटने लगी, जैसे वो चाहती हो कि उसका ये छोटा सा कमरा उसकी मौजूदगी से भर जाए। उस मोमेंट में सेरीना और मैं दोनों ही एकदम गहरी संतुष्टि महसूस कर रहे थे। एक परिवार के तौर पर साथ होना और नन्ही जान का खुश रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। हर कोने में गूंजती हंसी के साथ हमने नए घर में अपना पहला डिनर बनाया। जब छोटी बच्ची के सोने का समय हुआ तो हमेशा की तरह मैं और सेरीना उसके दोनों तरफ बैठ गए। मैंने उसे वैसे ही एक परी की कहानी सुनाई जैसे मैं हमेशा सुनाता था और लिली कहानी के बीच में ही चैन से सो गई। जब हमें यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में है तो हम दबे पांव चले और लाइट बंद करके चुपचाप उस छोटे बेडरूम से बाहर आ गए। वापस मास्टर बेडरूम में हम दोनों अकेले थे। हमारे बीच की हवा अचानक थोड़ी भारी महसूस होने लगी। मैं पहले शावर ले लेता हूं, फिर भी वो मैं ही था जिसने उस टेंशन को कम किया। मैंने एक गहरी सांस ली और जल्दी से बाथरूम की तरफ निकल गया। मेरे पीछे सेरीना अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। वो बेड के किनारे बैठ गई और बेडसाइड लैंप जलाकर छत की मेन लाइट बंद कर दी। लैंप की उस गर्म और हल्की नारंगी रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा गुलाबी चमक रहा था। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि सेरीना अपना सिर झुकाए अपने पजामे को सीने से लगाए बैठी थी। मेरी तरफ एक नज़र भी डाले बिना वो मेरे पास से निकल गई और बाथरूम में गायब हो गई। कमरे में फिर से गिरते पानी की आवाज़ गूंजने लगी, जो उस खामोशी में असामान्य रूप से साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेड पर गिर पड़ा और महसूस किया कि आज रात मेरा दिल हमेशा से कहीं ज्यादा जोर से धड़क रहा था। आज रात हमारे बीच नन्ही लिली नहीं थी। जब सेरीना बाथरूम से बाहर आई तो उसका सिर अब भी झुका हुआ था।
दरवाजे की आवाज़ पर मैंने उधर देखा और अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। उसने पतले और हल्के पजामे पहने थे। लैंप की रोशनी में सेरेना की त्वचा पर छाई लाली साफ देखी जा सकती थी। यहाँ तक कि उसके कानों के किनारे भी गुलाबी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सीधे बेड की ओर चलकर आई जहां मैं बैठा था और बैठ गई। उसके छोटे हाथ खुद ब खुद अपने कपड़ों के किनारों से खेल रहे थे। हनी, वो एक शब्द एकदम अचानक निकला और उसने लगभग मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। तभी सेरेना ने अपना सिर उठाया और मेरी नज़रों में देखा। वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी और एक हल्की सी भीनी खुशबू अब भी उससे लिपटी हुई थी। उसका लाल छोटा चेहरा ओस जैसा और चमकता हुआ था और उसकी उन बादामी आंखों की गर्माहट खतरनाक रूप से मोहक थी, इतनी कि मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगीं। हनी, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। सेरेना ने अपनी नज़रें मुझ पर टिकाए रखीं। फिर एक पल बाद उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए और एक मुस्कान आई। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आखिरकार समझ गई हूं कि प्यार इंतजार नहीं कर सकता। मैं तैयार हूं। बस, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बॉडी इसे झेल पाएगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने हाथ बढ़ाकर उसे गर्दन से अपने करीब खींचा, उसे अपनी बाहों में लिया और अपने एक्शंस को बात करने दी। इस बात का सबूत कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। खुशी की एक रात और असीमित गर्माहट। अगली सुबह उठना एक असली स्ट्रगल था। मैं मानता हूं कि शायद मैंने पिछली रात कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था। मेरी बॉडी सच में इसे महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उठना ही था क्योंकि लिली को स्कूल छोड़ना था। सेरेना अभी भी मेरे बगल में चैन से सो रही थी। मैंने सावधानी से उसके होठों पर एक हल्का किस किया और फिर उस कोमलता को एक बार और छूने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी मैं दबे पांव बाहर निकला। बॉडी भले ही विरोध कर रही थी, लेकिन हाथ पूरी तरह ईमानदार थे। मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया। नन्ही लिली पहले से ही जाग गई थी। वो अपने छोटे बेड पर पेट के बल लेटी थी, छोटे पैर ऊपर चला रही थी और अपने तकिए पर बने कार्टून भालू को देख रही थी। जब उसने मेरे नॉक करने और अंदर आने की आवाज़ सुनी तो लिली ने तुरंत अपनी दोनों छोटी बाहें फैला दी और डैडी से गोद में उठाने के लिए कहने लगी। मेरे अंदर गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। मेरी नन्ही जान सच में सबसे बेस्ट थी। हैरानी की बात यह थी कि अकेले सोने की उसकी ये पहली रात थी और वो बिना एक भी आंसू या नखरे के जाग गई। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने लिली को किंडरगार्टन छोड़ दिया। जब तक मैं वापस आया, सेरेना अभी भी सो रही थी। लगा जैसे सिर्फ मैं ही नहीं, पिछली रात ने उसे भी उतना ही थका दिया था। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और वापस चादर के अंदर चला गया। सुबह 10 बजे जाकर हम आखिरकार घर से बाहर निकले और शंक्षी एंटरटेनमेंट की तरफ ड्राइव की। शुक्र है कि हम दोनों में से कोई भी भूला नहीं था। आज हम वहां किसी को लेने जा रहे थे। समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 3 घंटे निकल गए। शंक्षी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एम्मा, अन्यून और रान रान पिछले काफी समय से लॉबी में इंतजार कर रही थीं। शांत रहने वाली मां अन्यून के उलट रन रन बार बार अपने फोन में टाइम देख रही थी। रान रान, अगर उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो वे आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अन्यून, क्या तुम्हें सेरेना को एक मैसेज करके चेक नहीं करना चाहिए? 1 से ऊपर हो गया है। रान रान परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। उनकी सारी उम्मीदें मुझ पर और सेरेना पर टिकी थीं। अगर वे दोनों सच में नहीं आए तो वो और मां अन्यून खत्म थे। वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे और सेरेना के आने से पहले ही एक बिन बुलाया मेहमान वहां आ गया। ओह, क्या ये मां अन्यून नहीं है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या आज कोई कंपनी इवेंट है? आने वाली ने बड़े साइज के चश्मे पहने हुए थे और वो अपने सामने खड़ी मां अन्यून को नीची नजर से देख रही थी। उसकी तीखी ठुड्डी हवा में ऊंची उठी हुई थी। वो सुपीरियरिटी वाला एटीट्यूड और वो सर्जरी से सुधरा हुआ चेहरा देखकर रान रान का जी मिचलाने लगा। मां अन्यून ने बस आने वाली को एक सपाट और बेरुखी भरी नजर से देखा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये औरत हमेशा से उसकी राइवल रही थी। कल वाला फैन साइनिंग इवेंट इसी इंसान ने उससे छीना था। मां अन्यून को इस बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे वो बुकिंग कैसे मिली थी। उस जैसी कोई भी औरत उसके समय के एक शब्द के लायक भी नहीं थी। लेकिन रान रान इसे बिना कुछ कहे जाने देने वाली नहीं थी। उसने सीधे पलटवार किया। क्या ये तुम्हारा घर है? हम जब चाहें आएं और जाएं। तुम्हें इससे क्या? अंत तक जिद्दी रहो। जब तक है तब तक मजे लो। तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अगर पूरी कंपनी में कोई ऐसा था जो मां अन्यून को सबसे ज्यादा गिरते हुए देखना चाहता था तो वो बिना किसी सवाल के यही चश्मे वाली औरत थी। ये उसने अपनी पुरानी राइवल को रास्ते से हटा हुआ देखकर चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान बिखेर दी। शंक्षी एंटरटेनमेंट के पास म्यूजिक की दुनिया में जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे वे अब नेचुरली उसी की तरफ शिफ्ट होने वाले थे। जेम्स रिवर्स और सेरेना, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आइडिया नहीं। क्या कंपनी ने उनके साथ कोई डील साइन की है?
उसी पल लॉबी में फुसफुसाहट शुरू हो गई, जिससे हर किसी की नजरें अनजाने में ही गेट की तरफ मुड़ गईं। दरवाजे पर मैं और सेरीना खड़े थे, एकदम शार्प फॉर्मल कपड़ों में, चेहरों पर एक प्यारी मुस्कान लिए हम दोनों आराम से लॉबी के अंदर आए। जैसे ही ये कपल सामने आया, ऐसा लगा जैसे पूरी लॉबी के बाकी सभी लोग कुछ शेड्स धुंधले पड़ गए हों। आप प्रोडक्ट्स की तुलना जितना चाहे करें, लेकिन जब लोगों की तुलना होती है तो वो सच में चुभती है। इन दोनों को साथ चलते देखना आंखों को चौंधिया देने जैसा था। दोनों को सीधे अपनी ही तरफ आता देख ये ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे दोनों ठीक उसके सामने रुक गए थे। फिर सेरेना ने मेरा हाथ छोड़ा, मुस्कुराई और माँ अन्यून को बड़े प्यार से ग्रीट किया। यूनियन, हम आ गए। सेरीना के उन कुछ शब्दों ने पूरी लॉबी में खलबली मचा दी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं और सेरेना यहाँ माँ अन्यून के लिए आए थे। हाल के दिनों में माँ अन्यून के साथ जो हो रहा था, उसकी खबर कमोबेश सबको लग गई थी। उसके बगल में खड़ी रान रान की आंखें जैसे चमक उठीं। उस पल में रान रान की नज़र में सेरीना स्वर्ग से उतरी किसी एंजल जैसी लग रही थी। उसने अपने दिल में चुपचाप ये डिक्लेयर कर दिया कि यूनियन के बाद अब सेरीना ऑफिशियली उसकी दूसरी फेवरेट इंसान है। ठीक है, पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। अपने सामने खड़ी इन 3 औरतों को देखकर, जो पक्का लंबी बातचीत शुरू करने वाली थीं, मैंने जल्दी से हस्तक्षेप किया और लॉबी के आखिरी छोर पर बने फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ गया। सेरेना ने हल्का सा सिर हिलाया और माँ अन्यून और रन रन के साथ मेरे पीछे पीछे आई। माँ अन्यून का दिल इस वक्त बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे हमेशा से यकीन था कि अगर सेरीना ने कहा है कि वो आएगी तो वो जरूर आएगी। लेकिन जब वे दोनों सच में उसके ठीक सामने आ गए तो उसे रोने की एक अजीब सी इच्छा महसूस हुई। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों, वो कभी नहीं रोई थी। फिर भी आज सेरीना ने उसे इमोशनल कर दिया था, एक ऐसी इंसान जिससे वो सिर्फ कुछ ही बार मिली थी। शंक्षी एंटरटेनमेंट के फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने हमारे डेस्क तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे ग्रुप को देख लिया था। आखिर लॉबी में इतने सारे लोग थे, हर कोई रुककर हमें ही देख रहा था। जब तक मैं फ्रंट डेस्क पर पहुंचा, उसने कंपनी के अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, मिस्टर जेम्स, कृपया एक पल इंतजार करें, मैनेजमेंट अभी नीचे आ रहा है। जरूर, मैं मुस्कुराया। इस रिसेप्शनिस्ट को काम संभालना आता था। कुछ ही देर में शंक्षी एंटरटेनमेंट के एलिवेटर से 2 लोग जल्दी जल्दी बाहर निकले। उनमें से एक का चेहरा देखते ही मेरे बगल में खड़ी रान रान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मुझे देखते ही उन दोनों के चेहरों के हाव भाव बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे। उनमें से एक ने ठंडी हंसी के साथ सीधे मुझे एड्रेस किया। अच्छा, तो ये खुद फेमस पोएटिक हैं? हमारे शंक्षी में आपके आने की क्या वजह हो सकती है? मैंने बात करने वाले को एक तिरछी नज़र से देखा और कुछ नहीं कहा। इस एटीट्यूड ने दूसरे वाले को साफ तौर पर चिढ़ा दिया। उसने अपना चेहरा सख्त किया और आगे बढ़ा। जेम्स रिवर्स, तुम यहाँ असल में किस लिए आए हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो हम सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा देंगे। मैंने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना सिर पीछे रान रान की तरफ घुमाया। पीछे से ये 2 लोग इतनी गर्मी में कौन आ रहे हैं? जिसे पता न हो वो तो यही सोचेगा कि ये शांक्षी के चेयरमैन हैं। रान रान ने अपनी हंसी रोकी और तुरंत एक तीखा इंट्रोडक्शन दिया। जिसने पहले बात की वो कंपनी का हेड ऑफ ऑपरेशंस है, डायरेक्टर ल्यू। उसके पीछे वो आलू जैसी नाक वाला, वो बोर्ड मेंबर है जो सिर्फ खाने के लिए आता है और कुछ नहीं करता, मलंग। रान रान के शब्दों ने मुझे क्लियर पिक्चर दे दी। ये काफी ऑब्वियस था कि रान रान इन दोनों के बारे में बहुत अलग फीलिंग्स रखती थी। ये मलंग नाम का आदमी साफ तौर पर एक अच्छा इंसान नहीं था। डायरेक्टर लू और मलंग, यही नाम है ना? क्या आपकी कंपनी अपने गेस्ट्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है? तियान शिंशी कहाँ है? उससे कहो बाहर आए और बात करे। मैं आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट का चेयरमैन हूं। अगर रुतबे की बात करें तो मेरे सामने इन दोनों की कोई खास वैल्यू नहीं है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मलंग के चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे चेयरमैन टीएन से बात करने के लायक हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि मलंग सिक्योरिटी के लिए चिल्लाने लगा और गेट पर खड़े गार्ड्स दौड़कर पास आ गए। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उम्मीद नहीं थी कि शंक्षी एंटरटेनमेंट में ऐसा कोई बदतमीज इंसान होगा। अगर वे सच में मुझे आज बाहर निकाल देते तो ये एक ऐसी दुश्मनी होती जो आसानी से खत्म नहीं होती। जब कोई कंपनी बिजनेस के लिए अपने दरवाजे खोलती है और दूसरी कंपनी का चेयरमैन खुद वहां आता है, सिर्फ इसलिए कि उसे एक जूनियर स्टाफ द्वारा बाहर निकाल दिया जाए, तो उन 2 कंपनियों के पास बात करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचता। रुको शाह, ये तो तुम्हारी गलती है। कोई खुद यहां आया है और तुम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग हम पर हंसेंगे? जैसे ही सिक्योरिटी पास आ रही थी, एलिवेटर से एक और आवाज गूंजी। हर किसी ने ऊपर देखा और शंक्षी के स्टाफ ने एक साथ पुकारा, चेयरमैन टीएन। मैंने भी उधर देखा। बाहर निकलने वाले आदमी की आंखें छोटी और संकरी थीं और उसने गोल्ड रिम चश्मा पहना था। मैंने उसकी फोटो ऑनलाइन देखी थी। ये कोई और नहीं बल्कि शंक्षी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन टीएन शिंशी थे।
मिस्टर जेम्स, मेरे लोग थोड़े बदतमीज थे, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि आज आप हमारी इस छोटी सी कंपनी में किस वजह से आए हैं। तियन शिनशी ने मुस्कुराते हुए ग्रुप के सामने आकर मुझसे आमने सामने बात की। मैंने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, चेयरमैन तियन, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। अगर शांक्षी एक छोटी कंपनी है तो पोएटिक एंटरटेनमेंट तो एक तिल के बराबर भी नहीं है। मेरे यहाँ आने की वजह बहुत सिंपल है, मैं चेयरमैन तियन के लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। ये बस कोई इस अच्छी बात के रास्ते में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। शांक्षी की हॉस्पिटैलिटी में वाकई कुछ कमी महसूस हो रही है। हम दोनों ने बड़े आराम से एक दूसरे का अभिवादन किया। ये पहली बार था जब टियन मुझसे पर्सनली मिल रहे थे। 20 साल की उम्र पार कर चुके इस नौजवान को देखकर उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी अकेले पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसे कम आंकने का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है। पैसे लाना, अब ये सुनने में अच्छी बात है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप किस पैसे की बात कर रहे हैं। तियन शिनशी ने अपनी नाक पर टिके गोल्ड रिम चश्मे को ठीक किया। उनकी नज़र सेरेना के पास खड़ी मां अन्यून पर टिक गई। उन्हें अंदाजा था कि ये सब किस बारे में है। बेशक वे मां अन्यून की सिचुएशन से वाकिफ थे। वो बस एक छोटी आर्टिस्ट थी। उन्होंने बस अपनी आंखें मूंद ली थीं और मलंग को जो चाहे करने दिया था। उन्हें बस ये उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी आर्टिस्ट मेरे जैसे इन्फ्लुएंशियल इंसान को अपने साथ उनके दरवाजे तक ला सकती है। चेयरमैन तियन, ये बातचीत के लिए सही जगह नहीं है, क्यों न हम बैठकर बात करें। सही सही, बिल्कुल सही। मेरा दिमाग देखिए, उम्र हो रही है और मैं अपने मैनर्स भूल रहा हूँ। आइए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। इसके साथ ही टियन एक वार्म स्माइल के साथ मुझे और बाकी सबको एलिवेटर की तरफ ले गए। मेरे चेहरे पर भी उतनी ही वार्म स्माइल थी। हम दोनों पुराने दोस्तों की तरह चलते और बातें करते रहे। जिसे पता न हो, वो यही सोचता कि ये दोनों बिछड़े हुए साथी हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही सब अपनी सीटों पर बैठ गए। तियन शिनशी फिर से बोले, ठीक है फिर, चेयरमैन जेम्स, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा अच्छा बिजनेस है जिसके लिए चेयरमैन जेम्स को खुद आना पड़ा। खैर, आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरी वाइफ आपकी कंपनी की आर्टिस्ट मां अन्यून की क्लोज फ्रेंड है। हमने सुना है कि मां अन्यून का यहाँ वक्त कुछ खास अच्छा नहीं बीत रहा है, और नेचुरली मेरी वाइफ बस तमाशा नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं यहाँ मां अन्यून को अपने साथ ले जाने आया हूँ। जो भी पेनल्टी होगी मैं उसे पूरा कवर करूंगा। कैसा रहेगा? यकीनन चेयरमैन टियन इस तरह की डील को मना नहीं करेंगे। उन शब्दों के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ी खामोशी छा गई। सरीना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मां अन्यून के होंठ हैरानी में खुल गए। रान रान ने अपनी हंसी रोकी। ये है कैसा तर्क था? मलंग और डायरेक्टर लू को बस ऐसा लगा जैसे मैं दिखावा कर रहा हूं, लेकिन उन्हें इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं मिला। टियन मन ही मन गालियां दे रहे थे। उन्हें लगा कि मैं उस टाइप का हूं जो उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहा है। ऐसी फॉर्मल और बनावटी बातें कर रहा हूं जो ऊपर से कोमल लेकिन अंदर से तीखी और सुनने में बहुत असहज थीं। चेयरमैन जेम्स, आप बस कुछ शब्दों के दम पर किसी को ले जाना चाहते हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? टियन ने अपनी मुस्कान छोड़ दी। उनकी छोटी आंखें मुझ पर टिक गईं। चेयरमैन टियन, क्या ये दोनों तरफ के लिए अच्छी डील नहीं है? आप पैसे लीजिए, मैं इंसान ले जाता हूं। हम इसे अपनी तरफ से यूनिलेटरल ब्रीच मानेंगे। जो भी पेनल्टी है, ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ जा रहे हैं। मैंने तियान शिनशी की नजरों से नजरें मिलाईं। एक्सप्रेशन एकदम स्थिर थे, बिना किसी घबराहट के। चूंकि चेयरमैन जेम्स खुद आए हैं तो मुझे कुछ सम्मान तो दिखाना ही होगा। पेनल्टी 20 मिलियन है। चेयरमैन जेम्स, ध्यान से सोच लीजिए, क्या एक थर्ड ईयर आर्टिस्ट सच में इस कीमत के लायक है? एक छोटे से पॉज के बाद टियन फिर से मुस्कुराए। उनकी टोन में हल्का सा मजाक था। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल एक बार फिर हल्का हो गया। उन शब्दों को सुनकर मां अन्यून ने एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें टियन शिनशी पर टिका दी। 20 मिलियन। विडंबना ये थी कि वो पहले ही शिनशी को 20 मिलियन से कहीं ज्यादा कमा कर दे चुकी थी, और फिर भी अंत में वो अपनी खुद की पेनल्टी के लिए 20 मिलियन तक नहीं जुटा पा रही थी। इसके अलावा उसे यहां बैठकर उन्हीं लोगों से बेइज्जत होना पड़ रहा था जो उसका खून चूस रहे थे। चेयरमैन टियन को इस बारे में खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मां अन्यून वक्त आने पर चेयरमैन टियन को खुद साबित कर देगी कि आज आपका जजमेंट थोड़ा गलत रहा। चेयरमैन टियन, कृपया कॉन्ट्रैक्ट बाहर लाइए। मैंने धीरे और सलीके से बात करते हुए अपनी आंखें टियन शिनशी पर टिकाए रखीं। मेरा वो कॉन्फिडेंस देखकर टियन की पहले से ही छोटी आंखें और भी संकरी हो गईं। खैर, चूंकि चेयरमैन जेम्स इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मना करना ज्यादती होगी। जैसे ही टियन शिनशी बोले, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को मां अन्यून का कॉन्ट्रैक्ट लाने का निर्देश दिया। चेयरमैन टियन, हम बस ऐसे ही। टियन शिनशी के बगल में बैठे मलंग ने जब देखा कि चेयरमैन की सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर जा रही है तो वो पैनिक करने लगा। उसने टियन शिनशी को समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन टियन ने उसे एक तीखी और गुस्से भरी नजर से चुप करा दिया।
ये देखकर कि टियन सच में गुस्से में है, मलंग तुरंत पीछे हट गया। बगल में बैठा मैं ये पूरा सीन शांति से मजे लेते हुए देख रहा था और एक छोटी मुस्कान के बाद फिर से बोला, चेयरमैन टियन, मैं पर्सनली आपकी काफी इज्जत करता हूं। बस बात यह है कि आपकी कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स सच में निराशाजनक हैं। टियन ने अपनी छोटी आंखें सिकोड़ी और मुझे एक सपाट और नपी तुली नजर से देखा। उनकी मुस्कान में जो भी गर्माहट थी वो अब जा चुकी थी। हमारी कंपनी के इंटरनल मैटर्स, चेयरमैन जेम्स को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए बस कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में सेक्रेटरी वापस आई और कॉन्ट्रैक्ट टियन शिंशी के सामने रख दिया। टियन ने उसे सरसरी तौर पर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, देख लीजिए। मुझे चेयरमैन टियन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हनी, पेमेंट ट्रांसफर कर दो। मैंने अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं और कॉन्ट्रैक्ट चेक करने की कोई कोशिश नहीं की। जब एक पक्ष अपनी मर्जी से जा रहा हो तो आपको बस पेमेंट करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ो और आप जब चाहें जा सकते हैं। इतनी बात पर तो शंशी एंटरटेनमेंट भी चालाकी करने की हिम्मत नहीं करेगा, और शंशी एंटरटेनमेंट के पास चालाकी करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि वे कुछ खो नहीं रहे थे। ये उनके लिए शुद्ध मुनाफा था, बिना किसी शर्त के। सेरीना ने अपना फोन निकाला, कुछ बार टैप किया, फिर मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। कुछ ही देर बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई अंदर आया और टियान शिंशी के पास झुककर धीरे से बोला, चेयरमैन टियन, हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट में अभी पोएटिक एंटरटेनमेंट से एक ट्रांसफर आया है, पूरे 20 मिलियन।